नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, और राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों में हम अध्ययन कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण। तो देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश, और विभाजन का जो आधार है वह है 25 सेमी समवर्षा रेखा। और 25 सेमी समवर्षा रेखा के जो पूर्व में अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश का जो भाग है उसे हम अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगर प्रदेश कहते हैं, जिसे हम चार भागों में विभाजित करते हैं: गग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और गोडवाड़ प्रदेश। तो अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आज हम बात करेंगे शेखावटी प्रदेश की, कि शेखावटी प्रदेश, इसका विस्तार कहाँ है, इसकी विशेषता क्या है और यहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अर्ध शुष्क प्रदेश, बांगर प्रदेश का अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगर प्रदेश का वर्गीकरण, और इसमें हम बात करेंगे कि शेखावटी प्रदेश। अब सबसे पहले तो इसे शेखावटी प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर शेखा सामंत का क्षेत्र अधिकार था, इसीलिए इसे यह क्षेत्र क्या कहलाया? शेखावाटी क्षेत्र कहलाया। यानी कि शेखावटी प्रदेश क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अर्ध शुष्क प्रदेश में चूरू, झुंझुनू, सीकर में स्थित क्षेत्र, जहां शेखा सामंत का क्षेत्र अधिकार था। शेखावाटी प्रदेश यानी कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए शेखावटी प्रदेश किसका भाग है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है। अब यह अर्ध शुष्क प्रदेश में कहां है? सीकर, झुंझुनू और चूरू में। और यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि शेखावटी प्रदेश में शामिल जिलों का
सही समुच्चय क्या है? तो चूरू, झुंझुनू और सीकर, यह तीनों शेखावटी प्रदेश के भाग हैं। अब शेखावटी प्रदेश की जो मुख्य नदी है वह है कांतली नदी। शेखावटी प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? और ये बहुत बार एग्जाम में आता है, क्योंकि कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। हालांकि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी गग्गर नदी है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में, यानी कि जिसका उद्गम भी राजस्थान से होता है और समाप्त भी राजस्थान में होती है, तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? कांतली नदी। और यह कहां बहती है? शेखावटी प्रदेश में बहती है। और इसीलिए जब हम कृषि जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो यह जो शेखावटी प्रदेश, अब समझना, मौसम विभाग के अनुसार यह किस में आता है? अर्ध शुष्क प्रदेश में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में पढ़ते हैं तो यह BWSW का भाग है, यानी कि स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में आता है। लेकिन जब हम कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत बात करें तो शेखावटी जो प्रदेश है, यानी शेखावटी प्रदेश का अधिकांश भाग, पूरा शेखावटी प्रदेश नहीं आता है, शेखावटी प्रदेश का अधिकांश भाग किसके अंतर्गत आता है? सेकंड ए, जिसे अंतः प्रवाह का मैदान कहते हैं। तो यह ध्यान रखना। मौसम विभाग के अनुसार शेखावटी प्रदेश अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में शामिल है। यानी कि मौसम विभाग के अनुसार जो यह शेखावटी प्रदेश, यह अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। और जब हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं तो कोपेन के अनुसार शेखावटी प्रदेश BSHW, जिसे स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में शामिल। अब देखिए, जब हम गग्गर प्रदेश की बात कर रहे थे तो गग्गर प्रदेश BWHW में शामिल है, जबकि शेखावटी प्रदेश जो है BSHW में शामिल है, जबकि दोनों ही पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है। लेकिन हमें एग्जाम में वही प्रश्न पूछा जाता है जो दूसरों से हटकर है। तो ध्यान रखना कि गग्गर प्रदेश और शेखावटी प्रदेश में जब भी पूछा जाए, सामान्यतः गग्गर प्रदेश या शेखावटी प्रदेश नहीं पूछे जाते, डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो गग्गर प्रदेश यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ में BWHW पाई जाती है, जबकि चूरू, झुंझुनू और सीकर में जो है कौन सी? BSHW पाई जाती है। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। लेकिन जब हम कृषि विभाग के कृषि जलवायु खंड की बात करते हैं तो शेखावटी
प्रदेश का अधिकांश भाग, ध्यान रखना पूरा शेखावटी प्रदेश नहीं आता है, शेखावटी प्रदेश का अधिकांश भाग जिसमें चूरू के रतनगढ़, सरदार शहर, बीदासर और सुजानगढ़, इनको छोड़कर चूरू जिले की रतनगढ़, सुजानगढ़, इसके अलावा बीदासर और सरदार शहर, बीदासर और सरदार शहर, इनको छोड़कर सेकंड ए अंतः प्रवाह मैदान में शामिल है। तो यहां ध्यान रखना कि शेखावटी प्रदेश का अधिकांश भाग तो किस में आता है, सेकंड ए में आता है, जबकि यह जो भाग है चूरू जिले की, यह जो रतनगढ़ है, सरदार शहर है, बीदासर है, सुजानगढ़ जो तहसील है, यह किस में आती है, तो देखिए यह जो है, यह फर्स्ट सी जिसे कहा जाता है अति शुष्क, आंशिक सिंचित मैदान, यहां किस में आते हैं, फर्स्ट सी में शामिल है। तो यह ध्यान रखना कि शेखावटी प्रदेश जो कि दो कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, फर्स्ट सी और सेकंड ए के अंतर्गत आता है, लेकिन अधिकांश भाग तो किस में आता है, सेकंड ए में, कुछ भाग किस में आता है, फर्स्ट सी में। तो ध्यान रखना प्रश्न आता है कि शेखावटी प्रदेश निम्नलिखित में से किन जलवायु कृषि जलवायु खंड में शामिल है, तो दो, केवल सेकंड ए में नहीं है, सेकंड ए में भी है, कुछ भाग फर्स्ट सी में, तो दोनों ही चीजें हमें एग्जाम में पूछी जाती। या फिर कई बार तहसीलें लिखेगा जिसमें चूरू की तहसील होगी, सीकर की होगी, झुंझुनू की होगी, लेकिन उसमें भी फिर पूछेगा निम्न में से कौन सा फर्स्ट ए में नहीं है, तो इन चार तहसीलों को छोड़ के पूरा जो क्षेत्र आता है वह किसके अंतर्गत आता है, फर्स्ट सेकंड ए के अंतर्गत आता है। तो यह ध्यान रखना क्योंकि वर्तमान में कृषि जलवायु खंड को लेके विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कि जो शेखावटी प्रदेश है, यहां पर सामान्यतः मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक है, इसलिए यहां पे धूसर या सिरोजम मृदा पाई जाती है। शेखावटी प्रदेश की मृदा में चूना, पत्थर की अधिकता के कारण धूसर या सिरोजम
मृदा पाई जाती। यह भी ध्यान रखना कि यहाँ की मिट्टी में कौन सी शेखावटी प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो धूसर या सीरोजम मृदा। और सीरोजम मृदा जब भी पूछा जाता है हमें डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, बस आपको वहां पता होना चाहिए कि शेखावटी प्रदेश या उसके आसपास के जिले होंगे, यानी कि चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर वाला जो ये क्षेत्र है, यहां पर की मिट्टी में चूने की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए उसे धूसर या सीरोजम मृदा कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद हमने कहा कि शेखावटी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? कांतली। और शेखावटी प्रदेश की जो मुख्य नदी कांतली, इसके आसपास तंवर राजपूतों का क्षेत्र था, इसीलिए कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि शेखावटी प्रदेश की कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, जिसमें कौन से जिले आते हैं? सीकर और झुंझुनू। तोरावाटी कि शेखावटी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? कांतली नदी। और कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है यह क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में तोरावाटी बोली कहां बोली जाती है? तो सीकर और झुंझुनू में बोली जाती है। और शेखावटी बोली कहां बोली जाती है? तो शेखावटी बोली चूरू, झुंझुनू और सीकर तीनों जिलों में बोली जाती है। क्लियर हो गया? अब देखिए, शेखावटी मुख्य रूप से आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आता है और अर्ध शुष्क भाग है, यहां पे वर्षा की सामान्यता कमी होती है। इसीलिए शेखावटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण की जो पद्धति है वह विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछी जाती है। क्या समझना यहां से? शेखावटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण हेतु बनाए गए कच्चे कुएं, जोहड़, पक्के कुएं, नाडा और छोटे तालाब सर कि यह जो शेखावटी प्रदेश है यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है। तो यहां पर जो वर्षा के जल संरक्षण के लिए कच्चे कुएं बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जोहड़। और यह प्रश्न कई बार आता है कि शेखावटी प्रदेश में परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? जोहड़ कहलाती है। और जब इन्हें पक्का बनाया जाता है तो पक्के कुओं को नाडा कहते हैं, और जो छोटे तालाब बनाए जाते हैं उन छोटे तालाबों को क्या कहते हैं? सर कहते हैं। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह
जो कि अलवर के निवासी थे, अलवर निवासी डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिसे वाटरमैन ऑफ इंडिया या जोहड़ वाले बाबा के नाम से हम लोग जानते हैं, उन्होंने शेखावटी प्रदेश यानी सीकर में वर्षा जल संरक्षण के उद्देश्य से एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था जोहड़ विकास कार्यक्रम। तो यहां ध्यान रखना, यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अलवर निवासी डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिसे वाटर मैन ऑफ इंडिया या जोहड़ वाले बाबा कहते हैं, ने शेखावटी प्रदेश, और शेखावटी प्रदेश के किस जिले में? सीकर में। सीकर में वर्षा जल संरक्षण के उद्देश्य से जोहड़ विकास कार्यक्रम चला। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जोहड़ विकास कार्यक्रम क्या है। यह वर्षा जल संरक्षण के उद्देश्य से चला है। कहां चला गया? तो जोहड़ कहां पे है? सबसे ज्यादा शेखावटी में, और शेखावटी प्रदेश में भी कहां पूछा जाएगा? तो वह सीकर जिले के अंतर्गत चला गया। तो इस प्रकार से हमें शेखावटी प्रदेश की विशेषताएं पूछना। इसके बाद यदि बात करें तो शेखावटी जो प्रदेश है, यहां पे सबसे ज्यादा जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है बरखान। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक बरखान शेखावटी प्रदेश में कहां पाए जाते हैं? शेखा। और भालेरी चूरू के जो बरखान है वह विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए कई बार जब बरखान का प्रश्न आता है तो शेखावटी प्रदेश आता है कि सबसे ज्यादा बरखान कहां पाए जाते हैं। अब ध्यान रखना, बरखान शेखावटी प्रदेश में सबसे ज्यादा, और बरखान जो है यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी माने जाते हैं। अब इसके विपरीत मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खेजड़ी का वृक्ष लगाया जाता है, जिसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी हम लोग कहते हैं। तो अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा बरखान है, तो बरखान के कारण होने वाले मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए शेखावटी प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष मिलता है? तो खेजड़ी। तो यह ध्यान रखना, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष, जिसे राजस्थान या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं, खेजड़ी वृक्ष सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो यदि क्षेत्र पूछा जाता है तो शेखावटी प्रदेश में पाए जाते हैं, यह ध्यान रखना। राजस्थान का राज्य वृक्ष
खेजड़ी सर्वाधिक शेखावाटी प्रदेश में यह ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खेजड़ी का वृक्ष किस प्रदेश में पाया जाता है, तो शेखावाटी। लेकिन यह ध्यान रखना, यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा खेजड़ी कहां पाया जाता है। यदि आपको एक डिस्ट्रिक्ट पूछे तो सबसे ज्यादा नागौर जिले में पाया जाता है, लेकिन क्षेत्र पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा क्या है, कहां होगा, शेखावाटी प्रदेश में होगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि जो शेखावाटी प्रदेश है, यहां पर कौन से पशु नस्ल पाई जाती है। तो देखिए, शेखावाटी प्रदेश में शेखावाटी नस्ल की भेड़ तथा बकरी पाई जाती। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि शेखावाटी प्रदेश में शेखावाटी नस्ल की ही भेड़ पाई जाती है और शेखावाटी नस्ल की ही बकरी पाई जाती है। अब शेखावाटी नस्ल की जो भेड़ है या शेखावाटी नस्ल की जो बकरी है, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए, शेखावाटी नस्ल की भेड़, जिसे चौकला या छापर भी कहते हैं, छापर, सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली नस्ल है, जिसे भारतीय मेरिनो कहा, यानी कि जो शेखावाटी नस्ल की भेड़, जिसे स्थानीय भाषा में चोकला या छापर भी कहते हैं, यहां सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है, इसीलिए इसे भारतीय मेरिनो की संज्ञा दी गई। और ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि भारतीय मेरिनो किसे कहते हैं, तो शेखावाटी नस्ल की जो भेड़, जिसे चोकला या चापर कहा जाता है, उसे कहा जाता है। जबकि दूसरी जो हमने कहा कि शेखावाटी नस्ल की जो बकरी, शेखावाटी नस्ल की बकरी काजरी द्वारा विकसित बिना सींग वाली बकरी की नस्ल है। यानी कि जो शेखावाटी नस्ल की बकरी है, यह काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित बिना सींग वाली बकरी की नस्ल है। तो शेखावाटी में भेड़ की भी नस्ल आती है, बकरी की भी नस्ल आती है, लेकिन दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। और इसके बाद आता है कि जो शेखावाटी प्रदेश है,
शेखावाटी प्रदेश, भीति चित्र वाली हवेलियों के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? भीति चित्र वाली हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण पर्यटन की दृष्टि से शेखावाटी त्रिभुज में यानी कि शेखावाटी प्रदेश भीति चित्र वाली हवेलियां, जिसमें मुकुंदगढ़ की हवेलियां हैं, नवलगढ़ की हवेलियां हैं, ये जो हवेलियां यहां भीति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे शेखावाटी त्रिकोण में शामिल किया जाता है। नहीं, शेखावाटी त्रिकोण में कितने जिले आते हैं? 3। साथ ही शेखावाटी प्रदेश में शेखावाटी प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा किसको? पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु फेरी क्वीन ट्रेन का संचालन 2003 से भारतीय रेलवे और आरटीडीसी के द्वारा शेखावाटी प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फेरी क्वीन ट्रेन का संचालन, यानी कि शाही ट्रेन का संचालन भी किया गया। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत जो शेखावाटी प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश को लेकर विशेष रूप से प्रश्न आते हैं। हालांकि शेखावाटी प्रदेश के जो अधिकांश प्रश्न आपको मिलेंगे वह राजस्थान की कला और संस्कृति में मिलेंगे, क्योंकि शेखावाटी प्रदेश के नृत्य विशेष रूप से कच्छी घोड़ी नृत्य, गींदड़ नृत्य, छंग नृत्य विशेष रूप से पूछे जाते हैं। साथ ही यहाँ की जो है कलात्मक हवेलियां, यानी भीति चित्र वाली हवेलियां, यहां भी हमें एग्जाम में विशेष रूप से पूछी जाती है। तो सामान्यतः यहां के जो प्रश्न हैं वह आपको कला संस्कृति के अंतर्गत मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी शेखावाटी प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल विशेषता है उसको लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, चाहे वह वृक्ष को लेके हैं, मिट्टी को लेके हैं, जलवायु को लेके हैं, नदी को लेके हैं, वर्षा जल संरक्षण की विधि को लेके हैं, या फिर पर्यटन की दृष्टि से जो पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और इसी के साथ शेखावाटी प्रदेश पूरा होता है। आगे हम नागौरी उच्चभूमि और गोडवाड़ प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।